अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो नंबर हैं, वो जो भी नंबर मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ उसकी बेसिस पर यहाँ डिसीजन ले रहा है। तो आप पाइथन के अंदर अगर आपको इनपुट लेना है तो आप उसके लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे आप लिख देते हैं एंटर योर मार्क्स। कोई सब्जेक्ट का नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इनपुट का फंक्शन है ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है। तो अगर आप स्ट्रिंग को लेस देन इक्वल टू इस तरह कंपेयर करेंगे इंटीजर के साथ तो उसमें एरर आ जाएगा। लिहाजा आप ये करेंगे कि उस स्ट्रिंग को इंटीजर में फिर कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो उससे ये होगा कि वो नंबर आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ और चले मैं काम ही करता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ स्पेस दे देता हूँ और फिर इसको मैं रन करता हूँ। तो अब अगर मैंने यहाँ मिसाल के तौर पे लिख दिया 98, तो ये मुझे बता देगा कि आप A1 ग्रेड से पास हुए हैं। यानी ये जो 98 है ये एक्चुअली मार्क्स के वेरिएबल में चला गया। अब मैं रन टाइम पर यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रोग्राम को अगर मैं रीरन करूँ तो अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे दे देता हूँ 75, तो अभी मुझे बताएगा कि आप A ग्रेड से पास हुए हैं। इसी प्रोग्राम को मैं रीरन करके यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ 55, तो ये मुझे बताएगा कि आप C ग्रेड से पास हुए हैं। और अगर मैं कोई गलत नंबर इनपुट कर देता हूँ जैसे कि 150, तो ये मुझे बताएगा कि इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, सही है। तो आप इस तरीके से इनपुट भी ले सकते हैं यूज़र से कंसोल के ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? चलिए जी, ये हो गया हमारी इफ़, एल्स और एल इफ़ की स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसमें आप डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एक टास्क मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इससे रिलेटेड एक टास्क इस वीक परफॉर्म करना है। और वो आपका टास्क ये है कि आपने 2 नंबर इनपुट लेने हैं और वो दोनों नंबर फ्लोटिंग नंबर होने चाहिए। अच्छा, फिर आपने एक ऑपरेटर इनपुट लेना है। ऑपरेटर से मुराद मिसाल के तौर पे आप 2 नंबर जो इनपुट लेंगे वो आपने ले लिए 2 और 5, और ऑपरेटर से मुराद आपने प्लस को या माइनस को या मल्टीप्लाई को या डिवाइड को इनपुट ले लिया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि अप्लाई करना है ऑपरेटर को ऑन नंबर्स और फिर आपने प्रिंट करवाना है रिजल्ट। समझ में आ गई बात? मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 और 5 इंटर करता हूँ प्लस कर देता हूँ तो वो दोनों का सम रिटर्न कर देगा। अगर मैं माइनस करता हूँ तो वो क्या करेगा, उनका डिफरेंस प्रिंट कर देगा। मल्टीप्लाई इनपुट करता हूँ तो वो दोनों का प्रोडक्ट प्रिंट कर देगा। और अगर डिवाइड करूँ तो डिवीजन। जी, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ऐसा बस थोड़ा सा कोडिंग आप मतलब ये तो करना ही है। जो मैंने करा इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपने ये वाला टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है बेटा, तुम आगे क्यों नहीं बैठे, पीछे क्यों बैठे हो हैं? तो ये बेसिकली हमारे पास 2 नंबर्स हैं और एक ऑपरेटर आपने इनपुट लेना है। सिंपल सा टास्क है। इसमें ज़रा आपको थोड़ी सी कास्टिंग वास्टिंग का देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर जो है वो ज़ाहिर है वो स्ट्रिंग होगा और 2 नंबर्स जो हैं वो फ्लोट होंगे। तो उनको आपस में अप्लाई किस तरह करना है, उनका रिजल्ट किस तरीके से निकालना है। कहीं पे भी फंस जाए तो आपने गूगल पे उसको सर्च करना है और वो सर्च करके फिर आप उसको सॉल्व करके रिजल्ट आपका प्रिंट करना है। ठीक है, बस आप बता दें, रिजल्ट बता दें। अच्छा, मुझे कैसे शेयर करना है वो मैं अभी ये ग्रुप पे शेयर करूंगा, अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा, आप उस पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, .py फाइल भेज दीजिएगा।
जैसे आप ये फाइल मेन डॉट पाई सेव हो रही है ना, तो इसका नाम आप प्रॉपर रख लीजिएगा, टास्क वन डॉट पाई रख लीजिएगा और वो फाइल मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट भेजने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ डॉट पाई फाइल भेज दीजिएगा। अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और पाइथन के अंदर जनाब अब हम देखने जा रहे हैं फॉर लूप्स। लूप्स किस तरीके से होते हैं और कैसे चलते हैं पाइथन में, वो अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो अब लूप्स इन जनरल क्या होते हैं भाई, ये जी वो हमारे पास लूप्स कहलाते हैं। लूप्स का मकसद ये होता है कि इसकी मदद से हम कुछ चीज़ों को जो है वो कुछ लाइनों को बार बार प्रिंट कर रहे होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास लूप स्टेटमेंट या आइट्रेशन स्टेटमेंट कहलाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि एक कुछ होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ एल्स एलिफ, और ये जो लूप्स वाली हैं, चाहे वाइल का लूप है चाहे फॉर का लूप है, ये कहलाती हैं जनाब, क्या कहलाती हैं, ये आइट्रेशन स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। दो लूप्स हमें जो है वो ज़्यादा यूज़ करने होते हैं, एक वाइल का लूप है और एक फॉर का लूप है। तो पहले वाइल का लूप देख लेते हैं। और ये वाला जो कोड है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट। अब वाइल का लूप का क्या सिंटेक्स है, वाइल का लूप का सिंटेक्स ये है कि मिसाल के तौर पे आपने लिखा i इक्वल्स टू 1, एक इंटीजर बनाया। अब आप कहते हैं वाइल i इज लेस देन 6 प्रिंट i, और फिर आपने लिख दिया i प्लस इक्वल्स टू 1। इस कोड का जब मैं आउटपुट चेक करूंगा तो ये करेगा ये कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब इस लूप के अंदर तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, इसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये जो फाइल के आगे लिखा हुआ i इज लेस देन 6, ये है आपकी कंडीशन। और ये जो लिखा हुआ i प्लस इक्वल्स टू 1, इसको आप कहेंगे इंक्रीमेंट। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप i प्लस प्लस लिखेंगे तो मेरे ख्याल ये नहीं चल रहा, चलें i प्लस इक्वल्स टू 1 कर दें इसे। तो इन हाँ एक ही बात है, i इक्वल्स टू i प्लस 1 कर दें या फिर i प्लस इक्वल्स टू 1 कर दें, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे, इसकी लॉजिक को ज़रा समझते हैं। इनिशियली आपका जो वेरिएबल है वो 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, एक वेरिएबल बन गया i के नाम से और उसमें स्टोर क्या है 1 है। अब आपने कहा वाइल i इज लेस देन 6, अब ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है लिहाजा नीचे वाली लाइन यानी कि 3 और 4 चलेगी। ठीक है, 3 लाइन चलेगी तो i प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट कर देगा ये 1, और नीचे जाएंगे तो i इक्वल्स टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 2 होने के बाद ये दोबारा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये उस वक्त तक ऊपर जाता रहेगा जब तक कि वाइल के आगे लिखी हुई कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। तो अभी तो ट्रू थी, अब ये दोबारा ऊपर जाएगा लेकिन i की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, क्योंकि i इक्वल्स टू i प्लस 1 लिखा है। ठीक है, i की वैल्यू 2 हो गई है। अब आपने दोबारा चेक किया, कंडीशन ट्रू है लिहाजा ये ट्रू प्रिंट कर देगा, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर i की वैल्यू 4 हो जाएगी।
और जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो उस वक्त ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ i लेस देन 10 कर दूं तो क्या होगा? फिर ये 9 तक प्रिंट होगा। ठीक है, इनिशियली मैंने i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था, अगर मैं लेस देन इक्वल टू 10 कर दूं तो ये i को 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पे अब मैं करता ये हूं कि थोड़ा सा कोड में चेंज मैं ये करता हूं कि जनाब अब की दफ़ा मैं यहाँ पर यूज़र से कहता हूँ कि प्लीज़ एंटर एनी नंबर। अब ये नंबर जो मैंने इनपुट लेना है ये मैं इस तरीके से इनपुट लेता हूँ कि एक तो मुझे इंटीजर इनपुट लेना है और मैंने उसके अंदर लिखा है इनपुट, और ये चले मैंने इनपुट के अंदर लिख दिया। ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि एक नंबर इनपुट लेगी और वो नंबर इनपुट लेके इस नंबर वेरिएबल में रख देगी इंटीजर में कन्वर्ट करके। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला काम मैं ये करूँगा कि ये जो भी नंबर इनपुट हुआ है इसको एक लूप में मैं यूज़ करूँगा। कैसे? मैं लिखूँगा वाइल, बल्कि इस नंबर को छोड़ें, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं i इक्वल्स टू 1, और फिर हम लिखेंगे वाइल i इज लेस देन 10। क्या करो जनाब, आप प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? सपोज मैं प्रिंट कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। एक स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करवा दी। ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा प्रिंट होगी? 9 टाइम्स प्रिंट होगी। चलें इक्वल्स टू 10 कर दिया, 10 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर, मैं कोई भी नंबर इनपुट कर दूं इसने 10 दफ़ा ये लाइन प्रिंट करनी है। ठीक है ना, सपोज मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, वही 2 इंटर कर दिया, तो ये वाली जो लाइन है ना इसमें 10 दफ़ा प्रिंट करनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें थोड़े से चेंज लेके आ रहा हूँ। ये 2 की जगह जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि क्या आ जाए, पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ आई, फिर कॉमा लगाया मैंने और यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वल्स टू, और ये कॉमा लगा के आगे मैं लिख दूंगा नंबर मल्टीप्लाई बाय आई। ये कह रहे हैं, पहले चेक कर लेते हैं। तो अब जब इसका आउटपुट हम चेक करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो ये यहाँ पर आपको 3 का टेबल प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ 3 का ही टेबल प्रिंट करें, आप यहाँ पर 33 का टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं और आप यहाँ पर 333 का भी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। ये एक लूप है जो कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, फ्रॉम लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 10 तक ये जो चल रहा है, ये लाइन नंबर 5 और 6 कितनी दफ़ा चल रही हैं? 10 टाइम्स ये दोनों लाइनें चल रही हैं, और इसलिए चल रही हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है जनाब, एक अदद वाइल का लूप है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कॉमा लगा रखा है हमने, ये कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है। अच्छा, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर पाइथन में प्लस भी है। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर पाइथन के अंदर एट द रेट एंड का सिंबल भी है। तो इसमें डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो हमें थोड़ा सा जहन में रखनी होती है। 12, तो ये वाइल का लूप हमारे पास इस तरीके से हमने प्रिंट करवा दिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये करूँगा कि इस स्टेटमेंट की जगह इसको मैंने लगा दिया हैश, और मैं यहाँ पर सिंपली जो है ना वो प्रिंट करवा देता हूँ जनाब स्टैरिक। तो क्या प्रिंट होगा?
n टाइम्स स्टैटिक प्रिंट होगा, चाहे मैं कोई भी नंबर इनपुट कर दूं। ठीक है, इस लाइन को भी मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि अब मैं इस लाइन को यूज ही नहीं करना चाह रहा। तो अब आप जब इस कोड को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, 10 टाइम्स क्या करेगा, स्टैटिक प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैं वाइल के अंदर एक और वाइल लगा दूं तो उससे क्या होगा, अब ये स्टैटिक कितनी दफा प्रिंट होगा, 100 दफा प्रिंट होगा। हाँ, असल में देखें, इसको मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक आई है और एक जे है। ठीक है, मैंने कहा while I is less than equal to 10 and j is less than equal to 10। सही है, तो अब बेसिकली ये वाली जो लाइन है इसको j कितनी दफा प्रिंट कर रहा है, j का लूप 10 टाइम्स, और इसको ये वाला लूप कितनी दफा प्रिंट कर रहा है, 10 टाइम्स। तो ये हो गया टोटल 100 टाइम्स, यानी आपने मिसाल के तौर पे 10 दफा किसी से 10 थप्पड़ खाए तो टोटल थप्पड़ कितने हो गए यार, 10 दफा किसी ने 10 थप्पड़ मारे तो मैं 100 हो गए ना। नहीं समझ आया, समझ गए, खाओगे तो पता चलेगा। तो बेसिकली ये लाइन 10 दफा चली है। हाँ बिल्कुल, मैं यही होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, j इक्वल्स टू j प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज देख लें कि ये वाइल का लूप अलग है और ये वाइल का लूप अलग है, इसको कहते हैं नेस्टेड लूपिंग। इसका थोड़ा सा ध्यान हमें रखना होता है, बात वक्त कोडिंग में इसकी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। तो हम ये करते हैं कि जब नेस्टेड लूपिंग का मैं लफ्ज आपके सामने यूज करूं तो आपने सिंपल ये बताना है कि भाई ये लूप के अंदर लूप है। जी बेटा, भाई देखें, वाइल हमारे पास आई लेस देन इक्वल टू 10 है ना, तो ये कंडीशन इनिशियली क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। उसके बाद वाइल क्या है हमारे पास, ये भी तो दूसरा लूप है ना, वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू 10। तो कह रहे हैं मैं यहाँ पे लिख दूं, अच्छा जी। अब बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जो स्टैटिक है वो 100 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये लाइन कितनी दफा प्रिंट हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है 10 टाइम्स, ये वाला लूप कर रहा है और 10 टाइम्स ये वाला लूप कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाज़ औक़ात हम वेरिएबल इधर डिफाइन करते हैं, बाज़ औक़ात हम वेरिएबल ऊपर डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल के ना डिफरेंट स्कोप्स होते हैं, और वो स्कोप क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर, अगर आप इधर आ जाएं दोबारा से वेरिएबल्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल नज़र आएंगे। जैसे एक होता है आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल बनाया x y और फिर आपने लिखा z और x प्लस वाई करके z में स्टोर करके z को प्रिंट करवा दिया, तो ये z यहाँ पर क्या कहलाएगा, आउटपुट वेरिएबल। इसका मकसद क्या है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इसका मकसद क्या है, आउटपुट जनरेट करके प्रिंट करवाना। अच्छा, एक ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, देखें, ये पाइथन का एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है माई फंक्शन। अब
ये सिंटैक्स है पाइथन का कि भाई आपने इस फंक्शन के अंदर, चलिए मैं इसको कोड को पहले रन करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। ये मैंने इस कोड को रन कर दिया तो इसका आउटपुट आ रहा है पाइथन इज ऑसम। ये फंक्शन है, इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन की बॉडी है। ये आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब आप इस जैसे प्रिंट का फंक्शन आप कॉल करते हैं ना, इसी तरीके से ये माई फंक्शन है। इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे इसका नाम रख सकते हैं ABC। जब इसका नाम ABC होगा तो यहाँ पे भी आप ABC लिखेंगे। तो ये ABC फंक्शन बना हुआ है, आप ABC फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये x वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ये फंक्शन के अंदर मौजूद इस्तेमाल होने वाला x वेरिएबल फंक्शन के बाहर बना हुआ है और फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है जी। हाँ, वो एज ए ग्लोबल वेरिएबल कंसिडर हो रहा था, लेकिन असल में उसमें जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा था ना, वो प्रॉपर नहीं हो रहा था। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्स वेरिएबल मैंने बनाया ऑसम, फिर फंक्शन के अंदर जाके इसमें चेंजेस कर दिए। तो ये एक्स वही वाला एक्स है या दूसरा एक्स है? तो देखें आप, मैंने यहाँ पर ये कोड लिखा और यहाँ पे जाके मैंने इस कोड को प्रिंट कर दिया। और अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, जैसे ये ABC मेरा फंक्शन है और यहाँ से मैंने ABC को कॉल किया, ये फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन का कोड उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक आप उसको कॉल नहीं करते, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं जब ABC को कॉल करता हूँ तो X में क्या लिखा होगा? फैंटास्टिक लिखा होगा या ऑसम लिखा हुआ होगा? चलें इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि पहली दफा लिखा हुआ आ रहा है पाइथन इज फैंटास्टिक और दूसरी दफा लिखा हुआ आ रहा है पाइथन इज। अब नहीं नहीं, ये क्या हुआ यहाँ पर, असल में ये जो x है ना, ये फंक्शन के अंदर यूज हो गया, ठीक है। लेकिन फंक्शन के अंदर उसको ओवरराइड कर दिया गया, लेकिन जो फंक्शन के अंदर ओवरराइड हुआ है ना, उसका इफेक्ट फंक्शन के बाहर नहीं आएगा। फंक्शन जब एंड हो जाएगा, यानी आप इस चीज को इस तरीके से समझ लें कि ये वाला x जो है ना, अब इस फंक्शन का लोकल है। हाँ देखें, बेसिकली अगर मिसाल के तौर पे मैं करता ये कि यहाँ पर y वेरिएबल बना देता है, तो अब क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? पाइथन इज फैंटास्टिक और पाइथन इज ऑसम। यही रिजल्ट आएगा जो थोड़ी देर पहले आया था, ऐसे ही ना। लेकिन अभी ये कोड आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसलिए कि ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। यानी ABC कॉल हुआ, ABC ने किया ये कि ये पहले ये प्रिंट किया, ठीक है, फिर नीचे आके ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। इसमें अलग स्टोर है, इसमें अलग स्टोर है। अब ये जो जी, अब ये जो x मैंने यहाँ बनाया है ना, अब ये इसका लोकल है, इस फंक्शन का ये लोकल वेरिएबल हो गया। अब उसके अंदर जो मैंने चेंजेस कर दिए तो वो उस फंक्शन की बॉडी के अंदर अंदर तक इस्तेमाल होंगे। फंक्शन जैसे ही एंड हो जाएगा तो वो जो उसमें चेंजेस हमने किए थे वो अब उसमें अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात जी? आप यूं समझ लें कि जब ये फंक्शन के अंदर जो x है ना, ये उस वाले की एक कॉपी इसके अंदर आ गई है, उस कॉपी में चेंज हो गया, और जब वो फंक्शन खत्म हो गया तो वो गया, क्योंकि हाँ देखिए, मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको, फिर बात समझ में आ जाएगी। ये समझ लें हमारा जो है ना, वो एक फंक्शन है जो कि मेन जो जहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा x है यहाँ पर, ठीक है। x ये फंक्शन है, हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, इधर से मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया ABC का,
ये मेरा ABC का फंक्शन है, ABC में x चला गया, x में मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, उसके बाद ABC खत्म हो गया। ABC जब खत्म होगा तो ये मेमोरी से निकल गया। अब ये दोबारा वापस जब आए तो x में वही पुरानी वैल्यू पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं उसके हिसाब से हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब हम उसको लोकल वेरिएबल में यूज़ करेंगे, किसी फंक्शन में यूज़ करेंगे, तो वो फंक्शन के अंदर जो चेंजेस होंगे वो ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। जी, अच्छा, हम फंक्शन के अंदर रहते हुए भी ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं बाय यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। सही है? अभी जैसे हमने बेटा मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। हमने वैल्यू तो असाइन कर दी फैंटास्टिक फंक्शन में, हमें फिर भी फंक्शन के अंदर हमें वो वाला भी चाहिए जो ग्लोबल है। हाँ, फिर हम ग्लोबल का कीवर्ड यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन के अंदर अगर मैंने ग्लोबल का कीवर्ड यूज कर लिया तो अब जो इसमें मैं चेंजेस करूंगा वो बाहर भी मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखें कि वो कह रहा है कि जनाब ये एक्स फंक्शन के अंदर बनाया मैंने, फैंटास्टिक लिखा, फंक्शन को कॉल कर लिया, प्रिंट तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बाहर आके इसका रिजल्ट चेक करूंगा तो ये फैंटास्टिक मुझे यहाँ दिखा देगा। अब ये करने के लिए मुझे सिर्फ ग्लोबल का या कीवर्ड लिखना पड़ा है बस, यानी मैं फंक्शन को एज अ ग्लोबल, जैसे आप दूसरी लैंग्वेजेस अगर आपने करी हो तो उसमें हम जावा वगैरह में दिस डॉट करके करते हैं, या सी शार्प में दिस डॉट करके क्लास वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पर आप ग्लोबल का कीवर्ड लगा देंगे तो आपको वो ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज जो वेरिएबल बनता है वो उसी नाम से लोकल बन जाता है। ठीक है, तो पिछली जो एग्जांपल थी उसमें ये x लोकल वेरिएबल है और ये ग्लोबल है, और दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और ये वाली जो एग्जांपल है, पहले क्लियर है? अब देखें ये यही दोनों चीजों को अगर हम कंबाइन कर लें तो क्या हो रहा है जनाब कि x के अंदर वैल्यू थी ऑसम, यहाँ पर जाके हमने x में कर दिया फैंटास्टिक। ठीक है, अगर मैं ग्लोबल यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा? x में क्या लिखा होगा? जी, x में लिखा होगा ऑसम। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा ग्लोबल x और x में फैंटास्टिक स्टोर करवा दिया और अब मैंने प्रिंट करवाया, तो अब ये कहेगा, सही है? यानी अगर आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन से बाहर मौजूद ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना है तो आप ग्लोबल का कीवर्ड यूज करेंगे। बात आ गई समझ में? यार इसमें असल में इस तरह यूज करेंगे ना तो ये हो जाएगा कि जैसे कोई आप डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें अलग अलग करनी पड़ेंगी हमें। हाँ, अब ये मसला ये होगा कि ये वाला जो x है ना, इसको ये कंसिडर करेगा लोकल वेरिएबल। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऊपर वाला एक्सेस करेगा, तो अब इसमें होगा ये कि जनाब एरर आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने ग्लोबल एक्स बनाया, उसको यूटिलाइज किया नहीं आपने। ठीक है, तो आप बल्कि ये कंफ्यूजन हो रही है, इसको यहाँ पे घबरा गया है, इसको आपने जो है ना क्या कर दिया, इसको आपने जो है ना वो लफ्ज कौन सा यूज करेंगे, आपने इसको जो है ना गड़बड़ा दिया है, इसको इसे समझ नहीं आ रहा कि आप चाह क्या रहे हैं। ठीक है, तो असल में लैंग्वेज जो है ना उसके हर एक लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो पाइथन हमें बहुत सारे एडवांटेज दे रही है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें इसके हिसाब से हमें करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, तो ग्लोबल मेरा ख्याल है क्लियर हो गया है। अच्छा, वेरिएबल एक्सरसाइज तो खैर हमें नहीं करनी, पाइथन डेटा टाइप्स मैंने आपको कुछ बताई थी। फिर हम आ गए थे इफ एल्स के ऊपर, और इफ एल्स स्टेटमेंट मैंने सारी आपको बता दी थी, एलिफ बता दिया था। अच्छा, फिर आ गए थे हम वाइल के ऊपर, और वाइल के ऊपर हमने चीज़ें देखी थी। अब वाइल और
फॉर लूप के अंदर एक कीवर्ड यूज होता है ब्रेक का और एक यूज होता है कंटिन्यू का। तो इन दोनों कीवर्ड्स को भी समझ लेते हैं। अभी जो वाइल का हमने लूप यूज किया था उसमें देखें, अगर मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखूं तो ये क्या प्रिंट करेगा? हाँ भाई, ये नंबर्स प्रिंट करेगा लेस देन 6। ये करेगा फ्रॉम 1 to 5 प्रिंट करेगा, ठीक है ना। ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है जो जिस स्कोप में चलता है ना उस स्कोप को एंड कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं करूं ये कि सिंपल यहाँ पे ब्रेक लिख दूं। अच्छा, इससे क्या होगा? अब इससे होगा ये कि जैसे ही ब्रेक चलेगा ना लूप एंड हो जाएगा। तो प्रिंट एक ही दफा होगा क्या? 1, और उसके बाद लूप एंड हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 1 ही नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लगा दूं ब्रेक के ऊपर, और कंडीशन क्या लगा दूं कि जब आई की वैल्यू 3 हो तब ब्रेक करना, तो अब क्या होगा? अब ये 1 से लेके 3 तक जाएगा, ठीक है, और फिर ब्रेक करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई चीज डाउनलोड कर रहा है, सही है, और डाउनलोड करते करते आपने एकदम अबॉर्ट पे क्लिक कर दिया तो वो जो कुछ हो रहा था वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ब्रेक का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो कुछ जहां तक हुआ था बस उसको एंड कर दो। और डिफरेंट किस्म की लॉजिक्स में हम इसको यूज करते हैं ब्रेक को। क्लियर है? अच्छा, फॉर वाइल के लूप में मैं ब्रेक यूज करूंगा तो वाइल का लूप एंड हो जाएगा। फॉर के लूप में यूज करूंगा तो फॉर के लूप में एंड हो जाएगा, फॉर के लूप को एंड कर देगा, ठीक है। ब्रेक के मुकाबले में एक और हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू करंट आइट्रेशन को एंड कर देता है, ठीक है। ब्रेक लूप को एंड करता है। लूप और आइट्रेशन में थोड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पे ये एक लूप है और इसमें 6 आइट्रेशन है। समझ में आ रही मेरी बात? इस लूप में आइट्रेशन कितनी है? 6 आइट्रेशन है, एक लूप है। अगर मैं कंटिन्यू यूज करूंगा तो ये करंट आइट्रेशन को स्किप कर देता है, सही है। इसका मतलब ये है कि जब कंटिन्यू चलेगा तो कंटिन्यू के बाद जो नेक्स्ट लाइनें होंगी उस लूप की वो नहीं चलेंगी, ये नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी तो ये 3 को प्रिंट नहीं करेगा बल्कि ऊपर जाके लूप में चला जाएगा और आई की वैल्यू फिर चेक होके 4 हो जाएगी और कंटिन्यू करेगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट आएगा उसमें 3 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। या जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा आई इज लेस देन 100। अब ये 0 से 99 0 से 100 तक जा रहा है मिसाल के तौर पे, ठीक है। आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया मैंने। ये क्या करेगा? 1 से लेके 100 तक प्रिंट कर देगा, है ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे एक चेक लगा देता हूं। मैं कहता हूं कि इफ आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0 तो कंटिन्यू कर दो। अब इसका क्या मतलब है? ये कहलाता है मॉडुलस ऑपरेटर। ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये कह रहा है कि 2 से जो रिमाइंडर है अगर 0 हो और 2 से रिमाइंडर इवन नंबर पे होता है तो इवन नंबर पे कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि ये लाइन 6 नहीं चलेगी। तो इसका मतलब प्रिंट कौन से नंबर होंगे? ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे, ठीक है। इवन नंबर प्रिंट ही नहीं हो रहे क्योंकि जब इवन नंबर होते हैं तो कंटिन्यू चल जाता है। कंटिन्यू चले जाता है तो वो प्रिंट को क्या कर देता है? स्किप कर देता है।
सपोज यहाँ सिर्फ प्रिंट नहीं हो रहा था, प्रिंट के आगे भी कुछ काम हो रहा था। जैसे प्रिंट के आगे जो है ना वो आप आई का पूरा टेबल जनरेट कर रहे थे, आई मल्टीप्लाई बाय, और कॉमा करके यहाँ पे हम लिख देते हैं आई मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल्स टू ठीक है। सपोज ऐसा कर रहे थे हम कुछ, और फिर इसके नीचे एक और लाइन थी, ठीक है। अब ये सब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये कब चलेगा? अब देखें, जब ऑड नंबर होता है ना तो ये लाइन चलती है, जब ऑड नंबर होता है तो ये लाइन चलती है। इवन नंबर पे ये लाइन भी नहीं चलती है और ये लाइन भी नहीं चलती, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू चलेगा तो ये यहां से फौरन ही ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाएगा। अगर मैंने यहाँ ब्रेक लिख दिया तो अब क्या होगा? वन प्रिंट होगा, दोनों लाइनें प्रिंट होंगी, उसके बाद जैसे टू होगा ब्रेक हुआ, लूप एंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? पूरा लूप खत्म, ये ब्रेक के बाद ये फौरन बाहर आ जाता है, कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट आइटरेशन पे आ जाता है। और जाहिर है दोनों हम कहाँ यूज करते हैं? लूप के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, ब्रेक को भी और कंटिन्यू को भी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ब्रेक कंटिन्यू में? I plus is equals to 1 के अलावा हमें 10 लिख देंगे, इसलिए लिखते हैं, वो फिर 10 का इंक्रीमेंट होगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं करूं ये कि यहाँ पर प्रिंट करवा दूं आई को, तो आप देखेंगे कि जनाब ये पहले 10 प्रिंट करेगा, फिर 20 प्रिंट करेगा, फिर 30 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब है आई प्लस इक्वल्स टू 10 का मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस 10, सही है। अगर मैं यहाँ लिखूं आई माइनस इक्वल्स टू 10, इसका मतलब है कि आई में 10 माइनस करते रहो। और अगर मैं लिखूं आई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, इसका मतलब है आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल्स टू जे मल्टीप्लाई बाय 10 या आई मल्टीप्लाई बाय 10। इसका मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस जे, ठीक है। अब जाहिर है जे यहाँ डिफाइन नहीं है तो इसलिए वो एरर दे रहा है, तो जे को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर, आप किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया जनाब वाइल का लूप। अच्छा, वाइल के लूप के अंदर जो है ना वो एक एक्स्ट्रा चीज है जो थोड़ा डिफरेंट है, और वो है कि वाइल के साथ आप एल्स भी यूज कर सकते हैं। वाइल के साथ एल्स कैसे यूज होता है कि उसमें क्या होगा कि भाई ये लूप चल रहा है आपका कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक चल रहा है, ठीक है। जब ये लूप एंड होगा ना तो ये एल्स में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई आई इज नो लॉन्गर देन 6। तो ये आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल स्टेटमेंट होती है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ कंडीशन जो है ना वो 66 है, अब ये 66 तक जाएगा और फिर प्रिंट कर देगा कि जनाब इट इज नो लॉन्गर लेस देन 66।
तो ये एल्स आप यूज कर सकते हैं जब आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई वाइल का लूप एंड हो गया है, उसमें आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, बस अब एक और चीज देख लेते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप के लिए थोड़ा सा ये मैं एक आपके सामने एक चीज रख रहा हूँ, इसको लिस्ट कहते हैं। लिस्ट मैंने अभी आपको बताई नहीं है। लिस्ट क्या है? बेसिकली ये फ्रूट्स के 3 वेरिएबल्स हैं। एक फ्रूट में एप्पल रखा हुआ है, एक में बनाना है, एक में चेरी है। आप चाहते तो अलग अलग 3 वेरिएबल्स भी लग सकते थे, लेकिन आपने एक ही डेटा टाइप में तीनों को स्टोर कर दिया, तो अब ये बन गई लिस्ट। ठीक है यार, एक तो ये जो जनरेशन है ना, ये मोबाइल पे देख के इतना मुस्कुराती है और जेरे लब मुस्कुराती है, मुझे समझ नहीं आता मोबाइल पे चल क्या रहा है। अगर ये तुम लोगों की उम्रें हैं ये मसले मसाइल पालने की, मेरी मतलब बर्दाश्त करो थोड़ी देर। तुम हर चीज की एक उम्र होती है कि नहीं होती? अगर वक्त से पहले कोई काम करेंगे तो क्या होगा भाई? एक आम अभी कैरी है, आम नहीं बना हुआ, आप उसको खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अभी जो है ना वो केला जो है ना वो कच्चा है, खाएं क्या होगा? छोड़ दो बेटा, ये क्या तुम लोगों को बीमारी लग गई है तुम लोगों को? हैं ऐसे मोबाइल देख के मुस्कुरा रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। सारी तो जिम्मेदारियां तुम लोगों के ऊपर है, मैं क्या क्या बोलूं। चलें, तो ये लूप है हमारे पास, एप्पल बनाना चेरी। बस बुरा नहीं मानना, असल में हमारी तो सुनता तो है नहीं, ना घर में कोई सुनता है ना ऑफिस में कोई सुनता है, बच्चे ही सुनते हैं जबरदस्ती। अब वो भी ना सुने तो हट जाती है कि यार ये भी नहीं सुन रहे। अब बेसिकली यहाँ पर ये 3 वैल्यूज प्रिंट हो रही है, एप्पल बनाना एंड चेरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर ऐसे करके जो है ना वो प्रिंट करवाऊं जनाब टाइप और उसमें लिख दूं फ्रूट्स, आप देखेंगे कि ये फ्रूट की टाइप प्रिंट करेगा, जो कि क्या है जनाब, उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, सॉरी। तो आप देखेंगे कि ये इसकी टाइप प्रिंट कर रहा है लिस्ट। लिस्ट एक डेटा टाइप है पाइथन में, जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, जैसे फ्लोट एक डेटा टाइप है, बूलियन एक डेटा टाइप है, ऐसी लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। जी बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं। आप एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और लिस्ट बना दें, नेम्स, और उसमें इस तरीके से नेम्स लिख दें। तो ये नेम्स आ गए। ठीक है, फिर अगर आपने यहाँ पे फ्रूट्स के बजाय नेम्स लिख दिया तो ये नेम्स को प्रिंट कर देगा, और नेम्स की भी जाहिर है जो टाइप होगी वो क्या होगी, लिस्ट ही होगी। तो फॉर का लूप पाइथन में हम ज़्यादातर लिस्ट वगैरह को नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें देखें लिखा हुआ क्या है, फॉर एक्स इन नेम्स। तो ये क्या करेगा कि नेम्स में से एक एक वैल्यू उठाएगा और एक्स में रख देगा, और फिर उस एक्स को आप प्रिंट करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये फॉर के लूप का काम होता है, ज़्यादातर इस तरीके से हम करते हैं। अब जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एक्स इन बनाना कर दें मिसाल के तौर पर, तो अब क्या होगा? अगर आपने लिखा फॉर एक्स इन बनाना, तो अब ये इस बनाना के ऊपर पूरा जो है ना वो लूप चला देगा, और आपको जो आउटपुट नज़र आएगा वो ये नज़र